मृदा प्रदूषण क्या होता है? जितना भी अपर्दन होता है, अपर्दन का मतलब ये होता है कि मिट्टी की जो ऊपरी लेयर होती है उसका बहकर चले जाना, है ना, उसका टूटना, कहीं और चले जाना, यानी उसका अपर्दन कहलाता है। जितना भी देखा होगा चंबल नदी, है ना, मध्य प्रदेश की जो चंबल नदी है वो सबसे ज़्यादा मृदा अपर्दन करती है ना। वो क्या करती है? बिहड़ों का निर्माण करती है, बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती है, अपने साथ जितनी भी मिट्टी होती है ना बहा कर लेकर जाती है। भिंड, मुरैना, श्योपुर वाले जो क्षेत्र है वहाँ की बात कर रहे हैं। तो अपर्दन भी क्या है? एक प्रकार का मृदा प्रदूषण है। जितना भी खनन होता है ना, माइनिंग वगैरह की जाती है, कोयला खनन वगैरह होता है, जितनी भी खनिज तत्वों को हम निकालते तो खनन होता है। या फिर अगर बात करें कोयला खनन में सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, मिट्टी सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, ध्यान रखिएगा। तो खनन वगैरह होता है जैसे झारखंड वाले क्षेत्र में, है ना, तो वहाँ भी क्या माना जाएगा? इसको मृदा प्रदूषण का भाग माना जाएगा। वनोन्मूलन, देखो वनोन्मूलन की अगर हम बात करें, डिफोरेस्ट्रेशन, वनों के कटाव से क्या होता है? वन क्या करते हैं? मिट्टी को जकड़े रखते हैं। जब वनों का कटाव होगा तो क्या होगा? बहुत सारी मिट्टी बहकर चली जाएगी। और घरेलू कचरा भी क्या है? मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इन सब चीज़ों पे हम प्रकाश डालेंगे। और एक चीज़, प्लास्टिक बहुत खतरनाक समस्या बन गई। यूज एंड थ्रो कल्चर जो है आज का, वो प्लास्टिक को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। ठीक है, अब देखो अगर बात करें मृदा प्रदूषण की, तो मिट्टी में क्या होते हैं? बहुत सारे भौतिक, रासायनिक और जैविक पदार्थ होते हैं, उनकी गुणवत्ता में परिवर्तन आना। जैसे मान लो कुछ जैविक पदार्थ होते हैं, मरे हुए डेड पार्ट होते हैं, ह्यूमस, है ना, पोटास होते हैं, पोटास, पोटेशियम, सल्फर, फास्फोरस, इनकी मात्रा फिक्स होती है। इनकी मात्रा क्या होती है? निश्चित होती है। जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है, किसी की घट जाती है, तो उसको क्या माना जाता है? उस मिट्टी को प्रदूषित माना जाता है। ठीक है, जैसे मान लो उसमें प्लास्टिक मिक्स हो गई, कांच, धातु, सीवेज, जितना भी मलमूत्र होता है, या व्यवसाय या फिर घर से जो निकला कचरा होता है, वो सब का सब कहाँ जाके मिलता है? वो मिट्टी पे जाके मिलता है। ठीक है, और ये मृदा प्रदूषण का हिस्सा माना जाता है। अब देखो मृदा प्रदूषण के प्रभाव, ठीक है, अगर इसकी बात करें हम, तो मृदा प्रदूषण के कारण क्या होता है? जितने भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं ना, छोटे छोटे, और केचुए, अर्थवोम, अर्थवोम को क्या कहा जाता है? इसको प्रकृति का हलवाह कहा जाता है। प्रकृति का हलवाहा, है ना, हल चलाने वाला। ये क्या करता है? मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता, मिट्टी को खाता है और वापस करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाती है। इसको किसानों का मित्र भी कहा जाता है। किसानों का मित्र क्या करता है? मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करता है। ये क्या हो रहा है? लगातार मरते जा रहे हैं, है ना, मिट्टी के प्रदूषण के कारण, ध्यान रखिएगा। और जो कीटनाशक का हम प्रयोग करते हैं ना फसलों में, जिसके कारण भी क्या हो रहा है? मिट्टी की उर्वरक क्षमता लगातार घटती जा रही है ना, फसलें जो है कम कम उत्पादन होता जा रहा है, लगातार घटता जा रहा है। और जो प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होता, आज का यूज एंड थ्रो जो कल्चर है वो क्या कर रहा है? प्लास्टिक के प्रयोग को या अनअपघटनीय प्रयोग को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। और ये कभी खत्म होते ही नहीं, इनका केवल रिसाइकल किया जाता है। अब रिसाइकल भी पूरी तरीके से नहीं हो पाता, 100% में से केवल 16% ही रिसाइकल हो रहा है ना। वो प्लास्टिक की संख्या लगातार लगातार बढ़ती जा रही है। इतनी ज़्यादा प्लास्टिक हो गई कि अगर बात की जाए ना, तो 2 कंट्रियों को पूरी तरह से दबाया जा सकता, पहाड़ खड़े कर किया जा सकते। 2 कंट्रियों में, बड़ी बड़ी कंट्रियों में इतनी ज़्यादा प्लास्टिक हो गई आज। ठीक है, अब बात करें हम मृदा प्रदूषण के सोर्स क्या है। देखो एक अम्लीय वर्षा भी प्रभावित करती है ना, SO2, NO2 जो होते हैं ना, इनकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। हम पढ़े पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। लवणीय जल, है ना, जो लवणीय जल होता है ना, समुद्र का खारा पानी, वो भी प्रभावित करता है। अवैज्ञानिक कृषि खेतीबाड़ी जो करते हैं हम, अवैज्ञानिक ढंग से करते हैं, कुछ भी फसल उगा रहे, कभी भी उगा रहे, जिससे भी क्या हो रहा है? प्रदूषण होता है, मिट्टी प्रदूषित होती है। रेडियोधर्मी सक्रिय पदार्थ होते हैं ना, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वो सब मिट्टी में मिल रहे हैं। विषाक्त पदार्थ का रिसाव हो जाता है। मान लो बहुत सारे जितने भी मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुई थी भोपाल में 3 दिसंबर 1984 की जो घटना हुई थी, उसकी बात करें हम। खनन जो होता है ना, जैसे कोयला वगैरह का खनन होता है, कहाँ पे? झारखंड वाले क्षेत्र में। ये भी क्या करता है? मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको बदलता है। तेल अधिप्लाव, समुद्र के जो स्तर में क्या होता है? बहुत सारा तेल फैल जाता कभी कभी। ठीक है, तो जिससे क्या होता है? जिससे वो तेल बाहर आता है, और बाहर आता है तो मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। ठोस अपशिष्ट की ठीक ठाक से डंपिंग नहीं हो पाती है ना, वो अंदर ही गाड़ा जाता है, या ठीक तरीके से उसको
उपचारित नहीं किया जाता। वनोन्मूलन, डिफोरेस्टेशन, ये भी मृदा प्रदूषण का एक सोर्स है। और औद्योगिक अपशिष्ट, जितने भी कारखानों से निकला हुआ अपशिष्ट भी मिट्टी को प्रभावित करता है। अब मुख्य रूप से देखा जाए ना, इसके मुख्य रूप से सोर्स क्या है, तो मुख्य कारक है एक तो प्लास्टिक, जिनके बारे में हमें ध्यान से पढ़ना है, एक है खनन, और तीसरा है वनोन्मूलन, डिफोरेस्टेशन। तो एक एक करके हम समझते, पहले देखते हैं प्लास्टिक के बारे में। देखो प्लास्टिक का जो प्रभाव पड़ता है ना मिट्टी पे, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खतरनाक, ठीक है। कैसे? जितनी भी बोतलें हैं या फिर पॉलीथीन से जो बनी हुई चीज़ें हैं, ये सब क्या करती है, ये पर्यावरण को प्रभावित करती है, यानी हमारी मिट्टी को प्रभावित करती है। जो पॉलीथीन होता है, प्लास्टिक होता है, वो पॉलीमर्स के बने होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेट्रोलियम कच्चा पदार्थ होता है, और भी बहुत सारी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें होती है, ये सब मिक्स करके ही किसका निर्माण किया जाता है, प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है। और प्लास्टिक कभी नष्ट नहीं होता, इसका केवल रिसाइकल होता है। अब हम यूज़ करते हैं, यूज़ एंड थ्रो वाला कल्चर है, हम फेंक देते हैं यूज़ करके, जिससे क्या हो रहा है, लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। सबसे पहले प्लास्टिक बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, गलतफ थुडीन, है ना। इसने सबसे पहले 1965 में प्लास्टिक का निर्माण किया था। अब फिर प्लास्टिक का निर्माण किया तो लोगों ने देखा कि यह तो बड़ी अच्छी चीज़ है यार, है ना। इसका यूज़ किया, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया, और 4-5 साल में इसका रिजल्ट सामने आने लगे। लोगों ने क्या किया, कहीं नदी में फेंक दिया, कहीं बाहर फेंक दिया। तो जब इसको नदियों में फेंका किस प्रकार से, तो ये प्लास्टिक क्या किया, इस प्लास्टिक का सेवन कर लिया, किसने, जीव जंतुओं ने। जब इस प्लास्टिक का सेवन किया जीव जंतु ने, इनके अंदर पाई गई, जब मरे तो पता चला कि प्लास्टिक की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। जितने भी कछुए वगैरह हो गए या जितने भी जली जीव होते हैं ना, प्लास्टिक की वजह से मरे। जितनी भी मछलियां हैं या पक्षी है, ये जितने भी जंतु थे, गाय वगैरह, ये सब मरे क्यों, प्लास्टिक की वजह से। क्योंकि प्लास्टिक का कभी पाचन नहीं होता है, ठीक है, ये बढ़ता ही चला जाता है, जिससे उनकी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, ठीक। इससे नुकसान क्या क्या है, देखो पानी में ये क्या करते हैं, घुलित ऑक्सीजन को कम कर देते हैं, और मिट्टी के पोषक पदार्थ भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और हमारी जो सेल होती है ना शरीर की, या जितने भी जंतु होते हैं उनकी सेल, कोशिका, उस कोशिका को भी क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि कोशिका से ही ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग, अंग प्रणाली बनती है, और अंग प्रणाली ही हमारे शरीर का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा, जब कोशिका को ही नष्ट करने लगेंगे तो हमारा शरीर का विकास रुक जाएगा। अब देखो, अगर बात करें कि सबसे पहले पॉलीथीन पर बैन कब लगाया गया था भारत में, तो ध्यान रखिएगा 2009 में हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले प्रयास किया था भारत में पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने का। अगर कंप्लीट तौर पर अगर पॉलीथीन बैन किया है किसी राज्य ने, तो 2018 में सिक्किम ने पूर्णतः पॉलीथीन या प्लास्टिक से बनी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। जितने भी बोटल्स होते हैं या बोतल प्लास्टिक से बने हुए प्रोडक्ट्स वगैरह, पॉलीबैग वगैरह, सब बैन कर दिया। और उसके स्थान पर जितना भी यूज़ किया जाता है ना, वो कपड़े की चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है, कपड़े की चीज़ों का यूज़ करते हैं। प्लास्टिक को पूरी तरीके से ना कह दिया है इसने, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा, सिक्किम। और सिक्किम राज्य ने फिर क्या किया था, 2018 में ही कार्बनिक खेती को बढ़ावा दिया था। जितने भी कीटनाशक वाली खेती कभी नहीं करेगा वो अब, ठीक है। और ऐसा करके 2018 में सिक्किम विश्व का पहला कार्बनिक राज्य बना। ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला कार्बनिक राज्य बन गया हमारा सिक्किम, ठीक है। अगर हम बात करें खनन प्रभाव की, माइनिंग इफेक्ट, देखो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, तत्व वगैरह, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, खनिज बनाते हैं। खनिज से चट्टान, फिर क्या होता है, लिथोस्फीयर का निर्माण होता है। अब देखो क्या होता है, खनन क्यों की जाती है, जितने भी खनिज होते हैं ना, उन खनिजों को निकालने के लिए, जैसे मैग्नीशियम को निकालने के लिए, तांबा को निकालने के लिए, कोयला निकालने के लिए खनन किया जाता है ना। तो खनन दो प्रकार से होती है, एक तो होती परतदार खनन, है ना, परतदार खनन, इसको बोलते हैं बाहरी खनन, बाहरी खनन, इसको क्या कहा जाता है, बाहरी खनन। और एक होती भूमिगत खनन, है ना, ये होती भीतरी खनन, भीतरी खनन। समझिएगा, जो बाहरी खनन है इसमें क्या होता है, इसमें जल प्रदूषण फैलता है और मिट्टी भी प्रदूषित होती है। ध्यान रखिएगा, बाहरी खनन की बात करेंगे हम, ठीक है। इसमें क्या होता है, बाहर की साइड से खुदाई की जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, भूमिगत अंडरग्राउंड खनन किया जाता है। यहाँ पर भूमि के अंदर खनन होता है, जिससे क्या होता है, जो भूमि धंसने लगती धीरे धीरे,
और जो जल का स्तर भी घटने लगता है, जो जल होता है ना वो लगातार घटने लगता है और पानी भी अम्लीय हो जाता है, पानी पीने लायक नहीं रहता। ध्यान रखिएगा, ये अंडरग्राउंड खनन से नुकसान है बहुत सारे। अब देखो इसको अच्छे से समझते हैं हम कि सबसे ज़्यादा नुकसान किससे है। देखो भारत में कोयले का खनन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? धनबाद झारखंड। कहाँ पे होता है? धनबाद झारखंड में होता है, जहाँ खनन का कार्य किया जाता है। अब देखो वहाँ पे जब खनन होता है तो वहाँ पे भूमि की उर्वरक क्षमता जो है लगातार घटती जा रही है और जल कैसा होता जा रहा है? अम्लीय होता जा रहा है। जल कैसा होता जा रहा है? अम्लीय होता जा रहा है। अब इसके खनन से होता क्या है? छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनको काम करने के लिए लगाया जाता है। जब उन बच्चों को काम करने के लिए लगाया जाता है तो उन बच्चों में बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही है, जैसे फेफड़े और हृदय से जुड़ी बीमारी, और मुख्य रूप से उनमें एक प्रॉब्लम हो रही है ब्लैक लंग्स। ब्लैक लंग्स है ना, ब्लैक लंग्स डिजीज हो रही है। और ब्लैक लंग्स डिजीज में क्या होता है? जो कोयले के छोटे छोटे डस्ट होते हैं, ये जो कण होते हैं, ये बच्चे के लंग्स में जमा हो जाते हैं और यही डस्ट फिर आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाती है? लंग्स कैंसर में, है ना, उसे फेफड़े से जुड़ा हुआ कर्क रोग कर देती है। ध्यान रखिएगा, ये आपको समझ सकते हो किस प्रकार से जो है झारखंड वाले क्षेत्र में कोयले का खनन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें वनोन्मूलन की, डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन किस प्रकार से हमारी मिट्टी को या हमें प्रभावित करता है या पर्यावरण को प्रभावित करता है। देखो आपको ध्यान रखना, वन किसे कहा जाता है? वृक्षों का ऐसा समूह जो खुद तैयार हुआ हो। कोई ऐसा तो है नहीं हम वन में जाके जो है पानी डालेंगे। जंगल जो होता है ना, जंगल में कोई पानी नहीं डाला जाता, अपने आप पैदा होते हैं वृक्ष, अपने आप उगते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वृक्षों का ऐसा समूह जो खुद से तैयार होता है उसे क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट कहा जाता है। अब देखो वनों के कटाव से क्या नुकसान हो रहा है? जब ये अपना भोजन बनाते हैं ना तो ये CO2 ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो CO2 ग्रहण करते हैं तो कार्बन की मात्रा को कम करते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, वनों को लगातार काट रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? कार्बन की मात्रा लगातार बढ़ रही है। दूसरा, वर्षा जो हो रही है वो कम हो रही है, रेनफॉल जो हो रही है लगातार घट रही है, क्योंकि वन जहां होते हैं ना, ये वर्षा को भी आमंत्रित करते हैं, वर्षा को बुलाते हैं। ध्यान रखिएगा, वेपोराइजेशन की प्रोसेस होती है और वेपोराइजेशन प्रोसेस के द्वारा बादल का निर्माण होता है और बादल से फिर क्या होती है? वर्षा का निर्माण होता है। ये सारी चीज आप भूगोल में समझ सकते हैं। प्रदूषण अधिक होता है क्योंकि आपको पता है वन क्या करते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं, और वन क्या करते हैं? ये ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं। देखा होगा आपने, सड़कों के किनारे क्या लगाए जाते हैं? वन लगाए जाते हैं। एक गवर्नमेंट ने एक योजना भी बनाई थी, ग्रीन मफलर प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू की थी, ग्रीन मफलर प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें जो सड़क के किनारे क्या किए गए थे? बहुत सारे पेड़ लगाए गए थे, है ना। ये क्या करते हैं? ध्वनि को अवशोषित करते हैं, बहुत अच्छे अवशोषक माने जाते हैं ध्वनि के। तो इसीलिए क्या किया गया था? गवर्नमेंट के द्वारा ग्रीन मफलर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिएगा। और क्या होता है? डिफोरेस्टेशन से जैव विविधता लगातार घटती जा रही। अब देखो वनों के अंदर जो जीव जंतु है वो लगातार घटते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो वनों पर निर्भर रहते हैं, जो पत्तियां हैं या फिर फ्रूट्स वगैरह जो है उन सब पर निर्भर रहते हैं। अब वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। आपको मैंने बताया था किस प्रकार से बादल का निर्माण और ध्वनि प्रदूषण को भी क्या करते हैं? ये कम करते हैं। तो ये तो हुई वनों की बात। सुनिएगा, पेड़ की एक पुकार। मेरे कत्ल को समझते थे जो तरक्की अपनी, कैसे जिएंगे मेरे बिना वो, जमाना ये भी देखेगा। ठीक है, एक आज्ञाकारी जो पुत्र होता ना, वो पिता का सहारा बने या ना बने, पेड़ से प्राप्त जो लाठी होती है ना, वो बुढ़ापे में पिता का सहारा जरूर बन जाती है ना। बुढ़ापे में वो आपका सहारा जरूर बन जाती है। तो पेड़ जरूर लगाइए। अब देखो, अगर हम बात करें मृदा प्रदूषण की रोकथाम के लिए कौन कौन से उपाय, किस किस प्रकार से हमें क्या क्या करना चाहिए, तो पहली चीज, कागज, प्लास्टिक इत्यादि से जो निर्मित वस्तुएं होती है उनका रिसाइकिल करना चाहिए, पुनः चक्रण, या वापस किसी अन्य वस्तु में उनको ढाल देना चाहिए। या प्लास्टिक बैग होते हैं ना जितने, उनको बंद कर देना चाहिए। सबसे खतरनाक चीज है ये मृदा प्रदूषण के लिए, है ना। और जैव उपचार तकनीक का यूज करना चाहिए। देखो, बायो रेमिडिएशन टेक्निक क्या होती है? जो समुद्र के स्तर पर बहुत सारा तेल फैल जाता है, उसको खत्म करने के लिए क्या किया जाता है? जैव उपचार तकनीक का यूज किया जाता है। वृक्षारोपण करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है, खूब सारे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेड़ बहुत अच्छे मित्र होते हैं हमारे। राइजोबियम जैव उर्वरक का उपयोग करना है। जो राइजोबियम होते हैं ना, इनका उपयोग करना बहुत ज़्यादा। जो राइजोबियम, कुछ कुछ फसलें भी होती है जिनमें राइजोबियम पाया जाता है। ठीक है, राइजोबियम जीवाणु जो होता है ना, वो पाया जाता है। जैसे बात करें हम, चना हो गया, ठीक है, दलहन वाली फसलें। DDT
जैसे हानिकारक जो रसायन होते हैं उनका प्रयोग कम से कम करना है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई रोकथाम की बात। तो आपने देखा किस प्रकार से जो है मिट्टी में प्रदूषण होता है। हमारा ये शरीर मिट्टी है, मेरा शरीर, आपका शरीर, सबका शरीर बस मिट्टी का शरीर है। मिट्टी का जादू ऐसा है, ये मौत को जिंदगी में बदल देता है। खराब मिट्टी से भूख की आग नहीं मिटेगी, भूखे लोग पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। ये हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। मिट्टी बचाएं, आइए इसे संभव बनाएं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर।